हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आतंक पर लगातार कड़े प्रहार को लेकर बड़ी खबर आ रही है। खबर शोपियां एनकाउंटर से ही जुड़ी हुई है। एक और आतंकवादी के एनकाउंटर में ढेर होने की खबर है। हमने आपको खबर दिखाई थी कि शोपियां के सागू इलाके में सुरक्षा बलों का आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें 2 से 3 आतंकवादियों को घेर लिया गया था। इसमें शुरुआत में खबर आई थी कि एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। ताजा अपडेट यह है कि 2 आतंकी कुल सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़े, दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं, लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं। क्या अपडेट है आसिफ, इस खबर पर एक और आतंकी ढेर कर दिया है? बिल्कुल विकास, अब से थोड़ी देर पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी कि इस एनकाउंटर में दूसरे मिलिटेंट को भी मार गिराया गया है और शव और हथियार बरामद कर लिए हैं। लेकिन चूंकि ये ऑपरेशन जो है खुले इलाके में चल रहा है, इसीलिए सुरक्षा बलों का यहाँ पे घेरा जारी है और लगातार इस इलाके की गहन तलाशी ली जा रही है, क्योंकि अभी भी कम से कम एक मिलिटेंट के इस इलाके में होने की खबर है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि जब तक इस तीसरे मिलिटेंट को ढूंढ कर न्यूट्रलाइज नहीं किया जाता तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। इसीलिए ऑपरेशन को फिलहाल स्थगित ना करते हुए उसको जारी रखने का फैसला किया गया है। हाँ, इस बात की पुष्टि हो गई है कि 2 मिलिटेंट अब इस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। अब एक खबर हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए हैं कोलकाता से। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर बीच सड़क पर हाथापाई करने लगी भीड़। तो देखिए, ये हाथापाई सड़क के बीचों बीच हो रही थी। सड़क पर हाथापाई की ये खबर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की है। भीड़ ने बेकाबू होकर बीजेपी नेता पर हमले की कोशिश की। 8:13 हो गए हैं। हम चाहते हैं खबर आप गौर से देखें। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान से लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच, समर्थकों के बीच झड़प तो होती रही है, लेकिन कोरोना काल में ये झड़प बीच सड़क पर मारपीट, बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी, पुलिस के सामने बेकाबू होती भीड़। बेकाबू भीड़ की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले की हैं। भीड़ के सामने खड़े हैं ये बीजेपी के नेता सब्यसाची दत्ता। हिंसक होती भीड़ से बचने के लिए सब्यसाची जब अपने सुरक्षा गार्ड के साथ गाड़ी की तरफ बढ़े तो भीड़ आक्रामक हो गई। भीड़ से ही एक आदमी ने बीजेपी नेता के साथ धक्का मुक्की भी की। सब्यसाची दत्ता 2016 में टीएमसी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। 2019 में इन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाते हुए मामले की जिम्मेदार ममता बनर्जी को ठहराया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा, शर्मनाक, किसी भी पार्टी में गुंडे तभी पनपते हैं जब पार्टी नेतृत्व उसे संरक्षण दे। ममता बनर्जी के राज में टीएमसी की गुंडा ब्रिगेड को राजनीतिक हिंसा करने की खुली छूट मिली है। भाजपा विधायक सब्यसाची दत्ता जी और भाजपा जिला अध्यक्ष किशोर जी पर पुलिस के सामने हमला किया गया। हमले को लेकर बीजेपी की नाराजगी ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर भी दिखी। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए गिरफ्तारी दी। साथ ही कोलकाता में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने सब्यसाची दत्ता पर हुए हमले के मामले में टीएमसी के खिलाफ जमकर हमला बोला। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से। पाकिस्तान ने फिर किया है सीज फायर का उल्लंघन। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है। भारतीय सेना पाकिस्तान की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से फायरिंग की गई है। सीज फायर का उल्लंघन किया गया और भारत की तरफ से दिया जा रहा है मुंह तोड़ जवाब। देखिए, जम्मू कश्मीर में इस वक्त ये बड़ी खबर है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सीज फायर वायलेशन का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे साथ जम्मू से अजय बाचलू जुड़ गए हैं। अजय, क्या खबर है, कहाँ कितनी जगह वायलेशन हुआ है, सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से? देखिए विकास, सीज फायर वायलेशन आज सुबह हालांकि 7:30 बजे शुरू हुआ है, जिससे सेना की और लगातार नौशेरा सेक्टर में राजौरी में जो पड़ता है वहाँ सीज फायर वायलेशन हो रही है। और शुरू में जो है छोटे हथियारों से पाकिस्तान ने फायरिंग की, लेकिन उसके बाद मोर्टार भी वहां दागे जा रहे हैं। और बता दूं विकास, यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि कल भी जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने ये दावा किया था कि नौशेरा सेक्टर में ही फायरिंग हुई थी और इस
फायरिंग की आड़ में विकास जो पाकिस्तान है वो लगातार घुसपैठ कराने की फिराक में है। लगातार जो वहां पर हमारे भारतीय सेना के जवान हैं उनको इंगेज कर रहा है पाकिस्तान लगातार इस सीज फायर वायलेशन में, ताकि उनका ध्यान जो है वो थोड़ा सा भटक जाए और वो घुसपैठ करवा पाए। लेकिन यहाँ दाद देनी होगी हमारे सेना के जवानों की, जो लगातार न केवल इस नापाक साजिश का, न केवल इस सीज फायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान जिस मंशा से ये सीज फायर वायलेशन करवा रहा है, यानी कि घुसपैठ करवाने के लिए, उसको भी बखूबी जो हमारी भारतीय सेना के जवान हैं वो एलओसी पर रोक रहे हैं। ये वक्त है दिल्ली मुंबई के हर बड़ी खबर को जान लेने का। देश का कोरोना कैपिटल बन चुका है मुंबई, ये सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए एक अच्छी खबर आई है। मुंबई के सभी हॉटस्पॉट जोन में कोरोना का ग्रोथ रेट 50% घटकर 3% हो गया। तो देखिए, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मुंबई में जो कोरोना का ग्रोथ रेट है वो 50% घट गया, अब 3% रह गया। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से लगातार कोरोना का ग्रोथ रेट कम होता जा रहा है। बीएमसी द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मुंबई में केवल 3 इलाकों में ऐसे हैं जहां पर कोरोना ग्रोथ रेट अब 5% है। मतलब वो मुंबई जो पूरे देश को डरा रहा था, अब वहीं से अच्छी खबर निकल कर आ रही है। जो ग्रोथ रेट 50% था विकास, वो 3 पे आ गया है, कई इलाकों में 5 है। बहुत अच्छा प्रोग्रेस है ये। बिल्कुल। और देखिए, इसी मुंबई से जुड़ी हुई दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। मुंबई में कोरोना ग्रोथ रेट में कमी तो आई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 51,000 के पार पहुंच गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास। हालात इतने खराब हो गए हैं कि मुंबई में संक्रमितों की संख्या चीन के वुहान से भी आगे निकल चुकी है। ये तो आप जानते ही हैं। वुहान वही शहर है चीन का जहां कोरोना की शुरुआत हुई थी। लेकिन कुमकुम, इस खतरे के बीच भी मुंबई के लोगों के लिए उम्मीद की किरण धारावी से नजर आ रही है, जो एक वक्त पर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट था। एक तरफ देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है और दूसरी तरफ है कोरोना कैपिटल वुहान। चीन का वो वुहान जहां से वायरस निकला और पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। लेकिन अब मुंबई शहर वुहान से आगे निकल गया है और दुनिया की नई कोरोना कैपिटल बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई में कोरोना के कुल केस 51,100 हो गए हैं। चीन के वुहान में अब तक 50,334 केस आए हैं। मुंबई में अब तक कोरोना से 1700 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है और इस संकट में कोरोना के कर्मयोद्धा भी जान गंवा रहे हैं। एक तरफ मंगलवार तक मुंबई के 21 पुलिसकर्मी जानलेवा वायरस का शिकार हो गए, तो दूसरी तरफ बीएमसी के डेप्यूटी कमिश्नर की कोरोना से मौत हो गई है। मुंबई की हालत बहुत खराब है, लेकिन मुंबई की उम्मीद मुंबई में ही छिपी है। उम्मीद एशिया की सबसे बड़े स्लम धारावी से, वही धारावी जो एक वक्त पर हॉटस्पॉट थी। मई महीने में धारावी में रोज 50 या उससे ज्यादा केस सामने आ रहे थे। वहीं पिछले एक हफ्ते में हर रोज 20 से कम केस आए हैं। घर घर में टेस्टिंग हो रही है और एक बार पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो उसके नज़दीक के, अति नज़दीक के लोगों को हम क्वारंटाइन करते हैं। तो जो चेन है वो तोड़ने का काम हमारा उधर का किरण दिघावकर करके वार्ड ऑफिसर है, उनकी पूरी टीम वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। पुलिस भी उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, सोशल वर्कर ध्यान दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में धारावी में कोरोना से किसी की मौत भी नहीं हुई है। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन में सख्ती बरती, उसी का नतीजा है कि मुंबई के प्रमुख हॉटस्पॉट धारावी, यहाँ पर भी अब ग्रोथ रेट 3% से कम हो गया है। धारावी में रिकवरी रेट 41.8% पहुँच चुकी है। कुल 1924 पॉजिटिव मरीजों में 939 लोग ठीक भी हो चुके हैं। यही वजह है कि वहां सुधरते हालात के कारण पूरी मुंबई की उम्मीद अब धारावी पर बंधी है। वो कहते हैं ना, अंधेरा कितना भी घना हो, दिया जलाना मना कहाँ है। दिल्ली मुंबई समाचार में अब वक्त हो गया है महाराष्ट्र में कोरोना अपडेट क्या है ये जानने का। महाराष्ट्र में आप जानते हैं कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 90,700 से आगे जा चुकी है। मौत का आंकड़ा 3,200 से आगे जा चुका है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 42,638 है। ये कुल महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने हमने रख दिया। तो देखिए, महाराष्ट्र तो प्रभावित है ही है, लेकिन महाराष्ट्र का मुंबई जो है वो एपिसेंटर बन गया है कोरोना का। मुंबई शहर के आंकड़े भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि कोरोना कैपिटल ये बन चुका है। मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा 51,100 हो गया है। 1,760 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 22,943 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो गए। देखिए, मुंबई का आंकड़ा कोरोना कैपिटल क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज जो है वो मुंबई में ही है। नमस्ते भारत के दिल्ली मुंबई एडिशन में अब समय है एक ऐसी कहानी का जो आपको सावधान करेगी और व्यवस्था की कमियों को बेनकाब भी करेगी। ये खबर मुंबई से है। मुंबई में कोरोना के एक मरीज अस्पताल में भर्ती थे।
फिर वो अचानक लापता हो गए। न अस्पताल में उनका कोई पता है, न घर वालों को पता है कि कहाँ है। कोरोना संक्रमित की तलाश जारी थी, तब पता चला कि उनका शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा है। इस बीच वो किससे मिले, क्या किया, कुछ नहीं पता। ये मुंबई के कांदिवली का वही शताब्दी अस्पताल है जो कोरोना संक्रमित मरीज के लापता होने के बाद सुर्खियों में है। 6 जून को 80 साल के विट्ठल मुले की तबीयत अचानक बिगड़ी तो परिवार ने उन्हें शताब्दी अस्पताल में भर्ती करा दिया। अगले दिन विट्ठल मुले की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। परिवार के मुताबिक अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों की हालात को देखकर वो घबरा गए। मंडे को वो 5 बजे निकल गए वहाँ से हॉस्पिटल से। जैसे हम लोग को बाजू वाले पेशेंट से पता चला, उसके बाद 8:30 बजे यहाँ से फोन आता है हॉस्पिटल से कि तुम्हारा पेशेंट 20 मिनट से हॉस्पिटल में नहीं है। तो हम लोग ने सब जगह पे इंक्वायरी करके सब जगह पे जाना मतलब ढूंढना चालू किया, हमें वहाँ पे कुछ पता नहीं चला। सोमवार को प्रवीण के दादा विट्ठल मुले अस्पताल से कहीं चले गए और 24 घंटे बाद उनका शव रेलवे लाइन के किनारे पड़ा मिला। एक कोरोनाग्रस्त व्यक्ति कोरोना वार्ड से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद 24 घंटे तक उसे ढूंढा तक नहीं जाता। वहाँ अस्पताल में ना सीसीटीवी कैमरा थे, ना ही प्रशासन और पुलिस की तरफ से इस व्यक्ति को ढूंढने के लिए पुरजोर कोशिश की गई। ऐसे में सवाल यह है कि कोविड वार्ड से बीएमसी सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी के बावजूद मरीज बाहर कैसे चला गया? अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं थे? लापता होने के 24 घंटे बाद विट्ठल का शव मिला है, लेकिन इतने घंटों में पुलिस प्रशासन उन्हें क्यों नहीं ढूंढ पाया? इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता राम कदम ने सरकार पर आरोप लगाया है कि अस्पताल में मरीजों के बगल में रखे शवों को देखकर ही दूसरे मरीज मानसिक रूप से लड़ाई हार जाते हैं। अस्पताल की व्यवस्था देखकर मरीज की हालत और खराब हो जाती है। विट्ठल मुले के साथ भी ऐसा ही हुआ और वो अस्पताल से बाहर निकल गए। उनकी मौत के लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है। मामला बढ़ते देख मुंबई की मेयर ने जांच कर दोषी पर कार्रवाई की बात कही। इतना ओल्ड एज का आदमी दादाजी और चल के कैसे गए, इतना पूरा उसमें किसी ने नहीं कैसे देखा, ये सब उसकी तहकीकात होगी या कोई लेके गया क्या उनको, सब होगा और पुलिस का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद हम काम करेंगे। लोगों की जान जा रही है और नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई मुश्किल के इस वक्त में मरीजों के लिए रक्षा नीति पर बात नहीं कर रहा। तो मुंबई दिल्ली समाचार में लगातार आपको हम हर अपडेट दे रहे हैं। 2 शहरों का 8:38 हो गया है वक्त। महाराष्ट्र सरकार के इंतजाम कम पड़ते दिख रहे हैं, इसलिए मुंबई में हाउसिंग सोसाइटीज के लोग अपनी सोसाइटी में ही आइसोलेशन सेंटर्स बना रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या क्या है और वहां बेड्स कितने हैं ये जान लीजिए। 9,292 बेड्स हैं। कुल मिलाकर एक्टिव केसेस जो हैं मुंबई में वो 26,100 से ज्यादा हैं। एक्टिव केसेस कितने हमने आपको बताया, लेकिन क्वारंटीन सेंटर्स कितने हैं देखिए। क्वारंटीन सेंटर्स करीब 47,152 के करीब हैं। मुंबई में कुल केसेस है 51,000 के पार। दिल्ली मुंबई समाचार में अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ये भी मुंबई से ही है। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद की एक बार फिर दरिया दिली की तस्वीरें सामने आई हैं। सोमवार को सोनू सूद ने 180 कामगारों को छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट से असम के सिलचर के लिए रवाना किया। सोनू ने इन कामगारों के लिए एयर एशिया की फ्लाइट में बुकिंग की थी। लॉकडाउन शुरू होते ही सोनू सूद लगातार कामगारों को देश के अलग अलग कोनों में उनके घर भेज रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना संकट के समय मुंबई में इंसानियत की एक अनोखी मिसाल भी देखने को मिली और हम चाहते हैं कि आपके दिन बनाने वाली खबर सुबह सुबह आप जरूर देखें। कोरोना पीड़ित लक्ष्मी विजय नेटकी का अंतिम संस्कार उनके मुंहबोले भाई हनीफ खान ने मरीन ड्राइव में बड़े कब्रिस्तान में किया। हनीफ ने लक्ष्मी की बेटी सिद्धि के लालन पालन की जिम्मेदारी भी खुद उठाने का फैसला किया है। ये है बड़े दिल वालों की खबर। चलिए मुंबई के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली की, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या यहां पर 31,309 हो गई है, जो एक डराने वाला आंकड़ा है। वहीं 905 लोगों की अब तक दिल्ली में मौत हो चुकी है। इनमें 11,861 लोग ठीक भी हो चुके हैं। देखिए दिल्ली भी हॉटबेड बनता जा रहा है कोरोना संक्रमण का और 31,000 से ज़्यादा आंकड़े दिल्ली के हो गए। दिल्ली के लोगों के लिए बुरी खबर है, कोरोना के केस 31,000 के पार पहुंच गए। पिछले 10 दिनों में 10,000 से ज़्यादा
नए केस सामने आए हैं। और जो आंकड़े विकास आपको बता रहे, यकीन मानिए दिल्ली में अगर इन आंकड़ों के लिहाज से संक्रमण की रफ्तार बढ़ती चले गई तो जुलाई के अंत तक दिल्ली अमेरिका के न्यूयॉर्क वाली हालत में आ जाएगा। न्यूयॉर्क की क्या हालत है? नमस्ते भारत में हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। जुलाई तक दिल्ली में 5.5 लाख केस की आशंका जताई जा रही है। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आशंका जताई है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में 5 लाख से ज्यादा केस होंगे। इस हिसाब से तो दिल्ली शहर अमेरिका का न्यूयॉर्क बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं न्यूयॉर्क में अभी 4,660,000 मरीज हैं। कोरोना मामले में दिल्ली कैसे न्यूयॉर्क की ओर बुलेट ट्रेन की तेजी से दौड़ रही है, इसको समझना बेहद जरूरी है और समझाने में ये आंकड़े मददगार साबित होंगे। दिल्ली में हर 4 टेस्ट में कोरोना का एक मरीज मिल रहा है। 100 टेस्ट में 27 लोग मरीज निकल रहे हैं, जबकि देश में 100 में से 7 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली में बेड की कमी बढ़ती जा रही है और अब इस पर जमकर सियासत हो रही है। 3 दिन पहले केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दिल्ली वालों के इलाज का ऐलान किया, तो कल एलजी अनिल बैजल ने केजरीवाल के फैसले को संविधान के खिलाफ बताते हुए पलट दिया। इस खींचतान के बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया ने कहा कि जुलाई तक दिल्ली में 80,000 बेड की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी है, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब सवाल ये है कि ये बेड आएंगे कहां से? दिल्ली सरकार के ही आंकड़ों को देखें तो अभी जो इंतजाम है उससे करीब 10 गुना ज्यादा इंतजाम करने होंगे और समय भी कम बचा है। इस समय कुल 8,872 बेड दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। इनमें से 4,680 बेड पर मरीज हैं और 4,192 बेड खाली हैं। साथ ही कुल 509 वेंटिलेटर दिल्ली के अस्पतालों में हैं, जिनमें से 320 वेंटिलेटर पर मरीज हैं और 189 वेंटिलेटर खाली हैं। दिल्ली में बेड की जरूरत सामने आई तो विरोधियों ने निशाना लगाने में देर नहीं लगाई। ये सिर्फ बहानेबाजी के सिवा और कुछ नहीं है। दिल्ली का व्यक्ति चला जाए तो सबको शंका की दृष्टि से, ऐसे में दिल्ली कौन आना चाहता है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ठीक नहीं है, दिल्ली कोई नहीं आना चाहता है। केजरीवाल जी, कोई दिल्ली में नहीं आ रहा है, आप दिल्ली वालों का इलाज करिए, आप बातें मत बनाइए, दिल्ली वालों का इलाज करिए। मनीष सिसोदिया आज ये बोल रहे हैं कि 31 जुलाई को क्या होगा, जो 5वां लॉकडाउन जब खत्म होने को आया है तो इनकी नींद आज खुली है क्या? आज ये कैसे इसकी तैयारी 31 जुलाई से करेंगे? इनकी तैयारी जब 13 मार्च को WHO ने इसको महामारी की घोषित कर दी थी, तो आज जाकर के ये कैलकुलेट कर रहे हैं। राजनीति जोरों पर है, लेकिन रक्षा नीति की बात कोई नहीं कर रहा। दिल्ली में हालात बिगड़ते जा रहे हैं और अब खतरा कम्युनिटी स्प्रेड का मंडरा रहा है। नमस्ते भारत में अब वक्त है देश की राजधानी दिल्ली में हुए दंगों पर बेहद एक्सक्लूसिव जानकारी देने की। एक ऐसी जानकारी जो दिल्ली वालों के होश उड़ा देगी। दिल्ली दंगे की 3 परत की साजिश में छिपे 3 चेहरे और करोड़ों का फाइनेंस करने वाली फर्जी कंपनियों का काला चिट्ठा खोलेंगे। बताएंगे कि कैसे जनवरी महीने में किसने क्या क्या शॉपिंग की थी दंगों के लिए। तो देखिए, दंगों की पूरी परत दर परत पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहे हैं और तब आप समझ पाएंगे कि शाहीन बाग से लेकर चांद बाग तक, पुलिस से लेकर पब्लिक तक, जो 53 लोग दंगे में मारे गए, दरअसल उसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। दिल्ली दंगे की पहली परत पीएफआई, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी और पिंजरा तोड़ के कार्यकर्ता। दिल्ली दंगे की दूसरी परत ताहिर हुसैन और राजधानी स्कूल के मालिक फैजल फारूकी। दिल्ली दंगे की तीसरी परत दंगाई, जिनसे पैसे के दम पर दंगे कराए गए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये हैं दिल्ली दंगे की 3 परतें, जिसमें प्लानिंग, प्लानर और अंजाम देने वाले दंगे की पूरी स्क्रिप्ट और डिजाइन छिपी है। दिल्ली दंगे की इन परतों का खुलासा पुलिस की जांच के दौरान हुआ। आपने दिल्ली दंगे की 3 परतें देखी, अब 3 किरदार देखिए। आम आदमी पार्टी से निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन, उमर खालिद
और खालिद सैफी, ये हैं दिल्ली दंगों के 3 मुख्य किरदार जिन पर दिल्ली में दंगे करवाने का आरोप है। ताहिर हुसैन और खालिद सैफी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जबकि उमर खालिद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर गोलियां खरीदवाने, पैसा इकट्ठा करने और दंगे करवाने का आरोप है। उमर खालिद ने 8 जनवरी को शाहीन बाग में मीटिंग की थी। ट्रंप के दिल्ली में होने पर कुछ बड़ा करने की बात की थी। खालिद सैफी ने उमर खालिद और ताहिर हुसैन की मुलाकात करवाई थी। 8 जनवरी को शाहीन बाग में हुई मीटिंग में शामिल था। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट नाम का संगठन चलाता है। जगतपुरी दंगों में भी गिरफ्तार हुआ था। अब चांदबाग दंगे के मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस की जांच के मुताबिक दंगे की स्क्रिप्टिंग और प्लानिंग के साथ ही पैसे का बंदोबस्त भी किया गया। दंगों के लिए पैसा शाहीन बाग और ओखला में बनी शेल कंपनियों यानी नकली कंपनियों के जरिए नकद बांटा गया था। पुलिस के मुताबिक इनके नाम है संजय ट्रेडर्स, मीनू फैब्रिकेशन, श्री साई ट्रेडर्स, MP फाइनेंस, एसेंस सेलकॉम प्राइवेट लिमिटेड, एसेंस ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ताहिर सैफी इनमें से एक कंपनी का पूर्व निदेशक था। पुलिस का दावा है कि दंगे से पहले इन कंपनियों के खाते में करोड़ों रुपए जमा किए गए। दंगे से पहले उन रुपयों को दंगाइयों में बांटा गया, यानी व्हाइट मनी से ब्लैक काम किया गया। खास बात यह है कि इन कंपनियों के पास कोई काम नहीं था, पर पेमेंट हो रही थी। ताहिर हुसैन ने दंगे की प्लानिंग के साथ ही असलहा जमा करने का काम भी किया। पुलिस की जांच के मुताबिक निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन ने जनवरी में गुलफाम नाम के शख्स को दंगे की तैयारी के बारे में बताया। ताहिर हुसैन ने गुलफाम को 15,000 रुपए देकर गोलियां खरीदवाईं। गुलफाम पश्चिमी दिल्ली के बाली नगर से 100 गोलियां खरीद कर लाया था, जो दिल्ली दंगों में इस्तेमाल हुई थी। और अब देखिए वो खबरें जो बड़ी खबरों के पीछे कहीं छूट जाती हैं एंकर चॉइस में। हिमाचल प्रदेश के स्पीति के काजा में कृषि मंत्री रामलाल मार्कंडेय को महिलाओं ने वापस भेज दिया। मंत्री हड़ताल पर बैठे मजदूरों से मिलने यहां पहुंचे थे, लेकिन महिलाओं ने कहा कि नियम सबके लिए बराबर है। आप बाहर से आए हैं, आप क्वारंटीन हो जाइए, तब बात करेंगे। मंत्री जी बोले, कुछ लोगों के इशारे पर प्रदर्शन यहां महिलाएं कर रही हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़ गई है। 232 से बढ़कर ये हो गई है 237। दिल्ली में अभी कुल 200 एक्टिव कंटेनमेंट जोन हैं। 37 कंटेनमेंट जोन में स्केलिंग डाउन की प्रक्रिया की गई है, लेकिन अब भी ये इलाके कंटेन्ड हैं। वहीं करीब 43 इलाके ऐसे हैं जो डीकंटेन्ड हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कंटेनमेंट जोन है उत्तरी जिले में। कोरोना संकट काल की वजह से इस साल CBSE का पाठ्यक्रम कम किया जा सकता है। सरकार की तरफ से ऐसे संकेत आए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बारे में शिक्षा से जुड़े लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये सुझाव लोगों से मांगे हैं। जिस कोरोना पॉजिटिव कैदी की वजह से हरियाणा की जींद में एक थानेदार और 14 पुलिस वालों को क्वारंटीन होना पड़ा था, वो जींद के अस्पताल से बड़े मजे से फरार हो गया। कोई शक न करे, इसलिए वो PPE किट पहनकर अस्पताल से आराम से निकल गया। ये सब अस्पताल के CCTV कैमरे में कैद हुआ है। उसे पुलिस ने 2 दिन पहले किसी मामले में गिरफ्तार किया था। उसी मरीज की वजह से जींद के जुलाना थाने को क्वारंटीन करना पड़ गया था। दिल्ली में आज से शराब सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने शराब की कीमतों में कुछ समय पहले इजाफा किया था। दिल्ली में जो 70% स्पेशल कोरोना टैक्स लगाया गया था, उसे हटा लिया गया है। वहीं वैट 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में गोवंश वाले पशुओं को बचाने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी सरकार ने गोवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है। इस अध्यादेश के तहत अगर किसी भी गोकर्षी का आरोप साबित हुआ तो उसे 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। तो छत्तीसगढ़ में जनता के साथ अगर किसी पुलिसकर्मी ने मारपीट की तो उसे सस्पेंड किया जाएगा। ये निर्देश DGP DM अवस्थी ने सभी IG और SP को जारी किए हैं। रायपुर में मां के सामने बेटे के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल होने के बाद से ये फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में शाजापुर के बीजनखेड़ी गांव में कुएं की मिट्टी धंसने से 4 मजदूर दब गए हैं। मजदूरों में 3 महिला और 1 पुरुष शामिल है। 12 घंटे बीतने के बाद भी मजदूरों को नहीं निकाला जा सका है। मौके पर पहुंचे JCB मशीनें कुएं के पास दूसरा गड्ढा खोदकर मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुटी है। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना संकट के चलते 4 धाम यात्रा को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के बाहर से आने वाले श्रद्धालु
30 जून तक चारधाम के दर्शन नहीं कर सकेंगे। उत्तराखंड सरकार ने स्थानीय यात्रियों के लिए संख्या तय कर दी है। बद्रीनाथ में 1200, केदारनाथ में 800, यमुनोत्री में 600 और गंगोत्री में 400 स्थानीय लोगों को ही दर्शन की अनुमति दी गई है। बिहार के बक्सर में अंधविश्वास पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ा दी। यहां एक घर के फर्श पर भगवान शंकर की आकृति उभरने की अफवाह फैली। उसके बाद यहां लोग भारी भीड़ जुटाने शुरू कर दी। लोगों ने एक दूसरे के बीच फासला रखा और ना ही मास्क पहनकर आए। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर लोगों को हटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट को लेकर अहम फैसला सुनाया है। फैसले के अनुसार अब व्यक्ति पर SC/ST एक्ट के तहत तभी मुकदमा चलाया जा सकेगा जब अपराध करते समय आरोपी को पता हो कि पीड़ित व्यक्ति विशेष वर्ग से है। अगर अपराध करने वाले को इसकी जानकारी नहीं है तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। गुजरात के छोटा उदयपुर में रणवड़ गांव में एक तेंदुआ कुएं में जा गिरा। तेंदुए ने संभलने की कोशिश की और कुएं में रखी मोटर के ऊपर बैठ गया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कुएं में गिरे तेंदुए की रेस्क्यू की कोशिश जारी है। यूपी में योगी सरकार ने सीनियर IAS अफसरों का प्रमोशन कर दिया है। उत्तर प्रदेश में 1988 और 1989 बेंच के IAS अफसरों का प्रमोशन किया गया है। 21 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को अपर मुख्य सचिव बना दिया गया है। दुनिया भर में छिड़ी नस्लवाद की बहस को क्रिकेटर इरफान पठान ने एक कदम आगे बढ़ाया है। इरफान ने ट्वीट कर कहा है कि अगर आपका किसी दूसरे मत में विश्वास है और आपको इस कारण से किसी सोसाइटी में घर नहीं मिल रहा है तो ये भी एक तरह का नस्लवाद है। इरफान की टिप्पणी से पहले क्रिकेटर डैरेन सेमी ने खुद पर IPL में नस्लभेदी शब्द से बुलाए जाने का खुलासा किया था। नस्लवाद के खिलाफ ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस प्रदर्शन में हजारों लोग जुटे। ये लोग दक्षिण अफ्रीका के विक्टोरिया के शासक सिसिल रोड्स की मूर्ति हटाने की मांग कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट अमेरिका में चल रहे नस्लवाद विरोधी आंदोलन के समर्थन में किया गया था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा गया। स्पेन के बार्सिलोना में निसान कंपनी के प्लांट के बंद होने के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों ने काले कपड़े पहनकर हाथों में मोमबत्ती और तख्तियां लेकर नारे लगाए और कंपनी के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। लोगों का कहना है कि निसान कंपनी के इस फैसले से लगभग 25,000 लोग बेरोजगार हो जाएंगे। सीरिया के कस्तौन शहर पर सोमवार को रूस के लड़ाकू विमानों ने हमला किया। कस्तौन शहर के ऊपर आसमान में धुएं का एक बादल दिखाई दिया। गोलीबारी के कारण शहर की इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा। सोमवार को रूसी युद्धक विमानों ने सेना के ठिकानों पर हमला किया था। मार्च के बाद इस संघर्ष विराम के सबसे बड़े उल्लंघन में हजारों लोग विस्थापित हुए। वक्त है सियासत का वो चेहरा दिखाने का जो लोगों को दर्द से अलग अपनी शायराना वार में उलझा रहा है। इसीलिए इस खबर को नाम भी हमने मुफीद दिया है। मौत की महफिल में सियासी मुशायरा। लोग परेशान हैं, अस्पतालों में सुविधाओं का भारी टोटा है, लोग रो रहे हैं, इलाज के बिना मर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं? गालिब के बहाने एक दूसरे पर तंज कसने में उलझे हैं। इसीलिए आप दर्शकों को बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि हमारे राजनेता आखिरकार कर क्या रहे हैं, हमने एक खास रिपोर्ट बनाई है जो बताएगी कि कैसे मौत की महफिल के बीच सियासी मुशायरा जारी है। गंदगी में रखा जा रहा है और कुछ भी नहीं। ऐसे मरेंगे हमारे पेशेंट, गंद में मरेंगे, कोरोना से नहीं बेइलाज मरेंगे यहाँ। एक तरफ इलाज को तरसते लोगों की पुकार है, दूसरी तरफ मौत की महफिल में सियासी वार है। इतना कहने के बावजूद ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। ऑक्सीजन की जिसकी कमी हो रही है वो तक नहीं दी जा रही पेशेंट को, तो वो तो मरेगा, क्या करेगा बताओ। और हम कहाँ कहाँ घूमे, मैं अकेली हूँ अपने भाई के साथ। एक तरफ लाचारी है, मजबूरी है, लोग बेसहारा हैं, दूसरी तरफ सियासी मुशायरा है। एक ही टॉयलेट है, उसको सब यूज कर रहे हैं और टॉयलेट बिल्कुल कोई क्लीन नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है, गंदा पड़ा है। एक तरफ आंसू है, दर्द है, परेशानी है, दूसरी तरफ सीमा के बहाने सियासत जारी है। कोरोना संकट काल में लोग अस्पतालों में बद इंतजामी पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन नेता तो गालिब के बहाने एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। मौत की महफिल के बीच जारी सियासी मुशायरे में नए किरदार के तौर पर शशि थरूर की एंट्री हुई। थरूर साहब की अंग्रेजी का लोहा दुनिया मानती है, लेकिन सियासी वार धारदार हो, लिहाजा उन्होंने हिंदी में रक्षा मंत्री पर हमला बोला। शशि थरूर ने मंगलवार सुबह अपने पहले ट्वीट में लिखा, ध्यान सारा इधर लगाए हैं, हाथ से ध्यान हटा दीजिए, आप सीमा की सुरक्षा कीजिए। शाम होते होते थरूर साहब पर गालिब का रंग चढ़ा और उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हे नाथ, आप क्यों घबराए हैं? क्या सीमा विवाद नहीं सुलझा पाए हैं?
पूछते हैं गालिब, बता दीजिए क्या चीनी लद्दाख में घुस आए हैं? थरूर का ये ट्वीट राजनाथ सिंह के राहुल गांधी पर किए शायराना तंज को लेकर था। एक गालिब का शेर वगैरह कुछ पढ़कर उन्होंने कुछ कहा है, हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? हाथ में दर्द हो तो दवा कीजिए, यदि हाथ ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए? राजनाथ सिंह ने राहुल पर इसीलिए हमला बोला था क्योंकि गालिब के बहाने सियासी मुशायरे की शुरुआत राहुल ने की थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ट्विटर पर लिखा था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। दरअसल अमित शाह ने बिहार की वर्चुअल रैली में बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर मोदी सरकार की कड़ी नीति का जिक्र किया था। राजनाथ और राहुल गांधी के बीच ट्विटर पर जारी वार पलटवार में रणदीप सुरजेवाला भी कूदे। सुरजेवाला ने लिखा, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल पूछो तो सवाल पूछते हैं, हुकूमत वाले अब जुबान पूछते हैं, कुछ बाजुए ताकत तो आजमाए जनाब, हम हिंदुस्तान हैं, लाल आंख का अंजाम पूछते हैं। सियासत के इस शायराना अंदाज के बजाय बेहतर होता कि आम आदमी की परेशानी का जवाब ढूंढा जाता, ताकि दिल्ली की रहने वाली अंजू के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ न हो। अंजू के पिता की जान अस्पताल की बद इंतजामी की वजह से चली गई। उसके बाद मेरे फादर को सिर्फ वहाँ पे सिर्फ आइसोलेशन में सिर्फ नेबुलाइजर ही दिया गया। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे फादर जो है 12 बजे तक बिल्कुल ठीक थे, बात कर रहे थे, बट अगली मॉर्निंग में जैसे ही मेरे फादर मैं देखती हूँ तो मेरे फादर को ऑक्सीजन लगा रखा है। ऑक्सीजन भी मेरे फादर बहुत तड़प रहे हैं ऑक्सीजन में, पर वहाँ का कोई वार्ड बॉय, कोई सिस्टर, कोई उनको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। देखिए, ये बदले हुए कोरोना काल में जो नई जिंदगी है आपकी, उसकी कहानियां हम इस सीरीज में दिखाते हैं। देश भर में मॉल्स और रेस्टोरेंट खुल गए, लेकिन अब मॉल में पहले से बहुत कुछ बदल गया है। बदलना तो है, क्योंकि यही तो है हमारा आपका न्यू नॉर्मल। कल हमने दिल्ली एनसीआर के मॉल्स की रिपोर्ट आपको दिखाई थी। आज देखिए देश के दूसरे हिस्सों में, शहरों में कैसे जिंदगी बदल गई है। देश के मॉल्स में कैसे बदल गई है जिंदगी, ये जानने के लिए जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल पहुंचे संवाददाता मनीष शर्मा को यहाँ सब कुछ बदला सा दिखा। आप देख सकते हैं कि ये प्रवेश द्वार है। मॉल के भीतर दाखिल होने से पहले कुछ सुरक्षा नियमों का पालन जरूरी है। पैरों को सैनिटाइज करने के लिए इस तरीके की एक व्यवस्था की गई है। इसके अलावा लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि वो इस तरीके के जो निशान लगे हुए हैं उन्हीं जगह पर से आए। प्रतीक्षा करने वालों को इसी जगह खड़ा रखा गया है और उनसे कहा गया है कि यहाँ पर आने के बाद अपना शरीर का तापमान और सैनिटाइजर जैसी जरूरी चीजें, उन सभी हिदायतों को पूरा करने के बाद मॉल में लोगों को इजाजत दी जा रही है कि वो भीतर आए। गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एहतियात के तौर पे जो एसओपीज और गाइडलाइंस बनी है, उन सबको हमने सब रिटेलर्स को हमने ब्रीफ किया है, हमारे पूरे स्टाफ को ब्रीफ किया है। जितने भी विजिटर्स कस्टमर्स मॉल में आ रहे हैं उनको इन जो भी प्रक्रिया हैं इनसे गुजरना होता है एहतियात के तौर पर। और अब बात करते हैं बेंगलुरु के फीनिक्स मॉल की, जहां कोरोना महामारी से ग्राहकों को बचाने के लिए हर इंतजाम किए गए हैं। मॉल में सैनिटाइजेशन का काम लगातार किया जा रहा है। कैमरों के जरिए भीड़ पर नियंत्रण रखा जा रहा है। जब आप मॉल में एंटर होने के लिए आएंगे तो आपको आपका कैमरास लगे हुए हैं जिनसे थर्मल चेक हो जाएगा। फुटफॉल काउंटिंग भी कैमरास ही कर लेंगे। फुटफॉल काउंटिंग के साथ में एट अ टाइम एक वक्त पे कितने लोग मॉल के अंदर हैं वो मॉल डेंसिटी भी कैमरास ही लाइव कैलकुलेट करके हमारे डैशबोर्ड पे हमको दिखाते हैं। मॉल में एयर कंडीशनिंग, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी एज पर CPWD नॉर्म्स जो है वो मेंटेन रहेगा। सो ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है शॉपिंग का वो एकदम सेफ एनवायरनमेंट में रहेगा। सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए इस मॉल में एस्केलेटर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के इंतजाम किए गए हैं। हर 2 सीढ़ियों के बाद आप देखेंगे कि ये मार्किंग जो है वो है, यानी मुझे इंतजार करना होगा जब तक ये मार्किंग जो है मैं नहीं देख लेती। और अब ये मार्किंग आ चुकी है, यानी कि अब मेरे बाद जहां ये मार्किंग होगी वहां पर किसी व्यक्ति को खड़ा रहना होगा ताकि किसी भी हालत में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जा सके। लखनऊ के फन रिपब्लिक मॉल को भी 8 जून से खोल दिया गया है। मॉल की ज्यादातर दुकानें भी खुल गई हैं। आने वाले ग्राहकों की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है। मॉल चलाने वालों का मानना है कि मॉल की साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की वजह से लोगों का विश्वास बढ़ा है और लोग मॉल में आ रहे हैं।
सैनिटाइजेशन के प्रोटोकॉल्स और हमारी तैयारी देख के जो मीडिया ने भी काफ़ी दिखाया, 2 दिन से मॉल खुलने से 2 दिन पहले से चल रहा है, तो उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ है और काफ़ी जो है हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर ही लोग आए हैं। पटना के मॉल्स में किस तरह बदली है जिंदगी, ये जानने संवाददाता निधि श्री पहुंची यहाँ के मशहूर सेंट्रल मॉल में। सेंट्रल मॉल में संक्रमण से बचने के मुकम्मल इंतजाम मॉल के बाहर से ही दिखाई देने लगते हैं। इन नियमों को मानकर ही मॉल में प्रवेश करना होगा। हैंड सैनिटाइज करने के लिए आप हाथ से इस सैनिटाइजिंग मशीन को ना छुए, क्योंकि आपसे पहले जो कस्टमर गए हैं हो सकता है वो संक्रमित हो। इससे बचने के लिए यहाँ पर आपको पैर से इस तरह प्रेस करना है और ये आप हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइज हो गया। अब आप अंदर इस तरह जाएंगे और यहाँ पर मेरा टेम्परेचर जो है वो चेक किया जाएगा, यानी कि मेरे अंदर किसी तरीके के सिम्टम्स तो नहीं है, मेरा टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है, और टेम्परेचर चेक करने के बाद हैंड सैनिटाइज करने के बाद मैं अंदर जा सकती हूँ। पटना के इस मॉल में सैनिटाइजेशन से लेकर अनटच पेमेंट सिस्टम के हर इंतजाम देखने को मिले। जाहिर है इन इंतजामों को देखकर हर किसी को भरोसा हो सकता है कि अगर इन सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए तो आप सुरक्षित रूप से खरीदारी कर सकते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत में कोरोना के कुल मामले 2,76,583 हो गए। एक्टिव केस अब 1,33,632 हैं। ठीक हुए 1,35,205 हैं। अब तक कोरोना से मौत हुई है 7,745। तो इस तरह से पिछले 24 घंटे में तकरीबन 9,985 नए मामले सामने आए, जबकि 279 मरीजों की मौत हुई है। ये हम आपको आंकड़ा दिखा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में 9,985 नए मामले सामने आए और आंकड़ा उछलकर 2,76,583 केस तक पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण को लेकर बड़ा अपडेट जान लीजिए। 2,76,583 हो चुका है आंकड़ा। कुल मिलाकर ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 1,35,205 हो चुका है। अब तक कोरोना से जो मौत हुई है कुल मिलाकर 7,745 है। पिछले 24 घंटे के अंदर यानी 9,985 नए केस आ गए हैं कोरोना के, और जबकि 24 घंटे में ही 279 मरीजों की मौत भी हो गई है कोरोना संक्रमण के कारण। इस वक्त की हम बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,985 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो भी काफी अच्छा चल रहा है। तकरीबन 49% के आसपास रिकवरी रेट हो चुका है। बता दें आपको, ऐसा पहली बार हुआ है भारत के लिहाज से अगर हम कहें कि एक्टिव केसेस से ज्यादा हमारे पास ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा है, यानी कि तस्वीर भले ही संक्रमण फैलने वाली हो लेकिन फिर भी बेहतर है। और इसका मतलब है कि अब जो रिकवरी रेट है वो 50% से ज्यादा हो गया है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपिया एनकाउंटर से जुड़ी हुई है। शोपिया के सागो इलाके में चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक और आतंकी को मार गिराया है। कुल मिलाकर ये संख्या हो गई है 3। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो आपने आपको सुबह यह खबर दिखाई थी, शोपिया में मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच, जहां सुरक्षा बल जो है लगातार आतंकियों की घेरने की कोशिश कर रहे थे। आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आसिफ, अभी का ताजा अपडेट। देखिए, ये मुठभेड़ अब खत्म हो गई है और सुरक्षा बलों ने 3 मिलिटेंट्स को मारकर उनके शव और हथियार और गोला बारूद बरामद कर लिया है। पुलिस का ये कहना है कि तीनों के बारे में आशंका ये है कि तीनों स्थानीय हैं। हालांकि इनकी पहचान अभी तक जाहिर नहीं की गई है कि ये कौन है और किस संगठन से है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये तीनों हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हैं और कुछ समय से इस इलाके में सक्रिय हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक इनकी पहचान जाहिर नहीं की गई है, लेकिन मुठभेड़ खत्म होने के बाद भी अभी भी इलाके में जो है घेराबंदी जारी रखी गई है, क्योंकि आशंका यह है कि पिछली 2 मुठभेड़ की तरह यहाँ पर भी जो प्रदर्शनकारी है वो सड़कों पर निकलकर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर सकते हैं। इसीलिए कॉर्डन को फिलहाल जारी रखते हुए यहाँ पे तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन मुठभेड़ फिलहाल खत्म हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ ने ये बड़ी खबर जानकारी दी। सुबह से मुठभेड़ चल रही थी। इस मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर कर दिए सुरक्षा बलों ने। शोपिया में पिछले 1 हफ्ते के दौरान तीसरी बड़ी मुठभेड़ है और कुल मिला के 12 आतंकवादियों को 1 हफ्ते के भीतर सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। शोपिया से मुठभेड़ की ये बड़ी खबर आ रही है। तीसरे आतंकी को मुठभेड़ में मार गिराया और एनकाउंटर अब खत्म हो चुका है। एनकाउंटर खत्म हो गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नमस्ते भारत में अब वक्त है देश की एक परिवार की सबसे मार्मिक कहानी का। 3 राज्य, एक परिवार और एक बहुत बड़ी त्रासदी। देश के 3 राज्यों में एक ही परिवार के साथ बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। ये कहानी देखिए।
और वाकई इसको महसूस कीजिए। कोरोना के महाविनाश की ये मार्मिक कहानी दिल्ली, यूपी और एमपी में एक ही परिवार से जुड़ी हुई है। जिसने जन्म दिया वो काले कपड़े में लिपटा लकड़ियों के बीच लेटा है। चेहरा भी नहीं देख सकते, जिनको ना कभी देखा ना कभी जाना, वो सफेद कपड़ों में पिता के अंतिम संस्कार में लगे हैं। और बेचारा बेटा नीले कपड़ों में लिपटा पिता के चले जाने के दुख में बिलख रहा है। बेटा बाद में मौका नहीं मिला, हाथ जोड़ ले बेटा, हाथ जोड़ ले बेटा, हाथ जोड़ ले बेटा, है ना। ये कोरोना काल में पारिवारिक त्रासदी की बड़ी कहानी है। दिल्ली का एक परिवार, माता पिता, बेटी बेटा। बेटा पढ़ने भोपाल आया, बेटी दिल्ली में माँ पिता के साथ थी। माँ को दमा की दिक्कत थी। दिल्ली में रह रहे पिता वीरेंद्र कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। वहाँ इलाज के लिए दर दर भटके। 4 दिन धक्के खाने के बाद भी हर जगह ना ही सुनना पड़ा। ऐसे में वीरेंद्र के भाई ने उन्हें किसी तरह भोपाल बुलाया। शनिवार सुबह वीरेंद्र भोपाल के अस्पताल में एडमिट हुए, लेकिन इलाज में हुई देरी ने उनकी जान ले ली। डॉक्टर्स की वजह से मेरे फादर के साथ ये हुआ है। थोड़ा सा अगर ऑक्सीजन मिल रहा तो मेरे फादर को बहुत बड़ी हेल्प होती है। सिर्फ ऑक्सीजन मिल चाहिए था, सर ऑक्सीजन तक किसी सपोर्ट नहीं दिया। वो 102 फीवर में इतना दूर तक बाइक चला के गया, उनका एक्सीडेंट हो गया। पिता के गुजरने की खबर घर पहुंची तो मां की तबीयत बिगड़ गई। मां को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दिल्ली में बहन कोरोना संक्रमित होने की वजह से घर में बंद थी। घर के मुखिया वीरेंद्र नेकिया ने भोपाल में दम तोड़ दिया। बेटा आदित्य नेकिया भोपाल में क्वारंटीन है। मां यूपी में नोएडा के अस्पताल में भर्ती है। बहन निहारिका दिल्ली के मयूर विहार के घर में अकेले क्वारंटीन की गई हैं। कोरोना संक्रमण या फिर अस्पताल और सिस्टम की लापरवाही ने एक परिवार की जिंदगी 3 राज्यों के 3 शहरों में बिखेर कर रख दी। मैंने एक को खो दिया, दूसरा नहीं खो सकता। ये आंसू उस बच्चे के हैं जिसके परिवार पर कोरोना की मार पड़ी है और फिर सिस्टम के सितम ने उसके हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली के अस्पतालों पर सियासत हो रही है, लेकिन तेरा मेरा के बीच इस बच्चे की जिंदगी का सब कुछ छिन गया। मेरे फादर को खुद मेरे फादर को कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद मेरे चाचा ने उनको अपने हाथों से उठाया। चाचा इतने सब कुछ मेरे चाचा ने किया। ये दर्द की दास्तां बस यहीं नहीं थमती। पति की मौत की खबर के बाद पत्नी को हार्ट अटैक आया। बेटा खुद भोपाल के अस्पताल में क्वारंटीन है और बहन दिल्ली के अस्पताल में। पिता को खोने वाला ये बच्चा अब अपनी मां की सलामती की दुआ मांग रहा है। मेरी बात नहीं हो पा रही। हाँ, आइसोलेशन में है मेरी मॉम और कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा मेरी मॉम से। बस उसी की टेंशन है मेरी मॉम की क्या हालत है, क्या तबीयत है, बस एक वही है। दिल्ली में इलाज नहीं मिला तो भोपाल के शख्स की जान चली गई। वीरेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके नाम पर दिल्ली से भोपाल तक राजनीति शुरू हो गई है। नहीं कर रहे, सिर्फ टीवी के माध्यम से, सिर्फ अपने भाषणों के माध्यम से इलाज करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, जो अच्छा नहीं है। दुखद है उसकी मौत पर, अत्यधिक पीड़ा है।